हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात की कैसे भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर से जिनका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वास्ट है। उन्होंने इंडिया में तो सर्विसेज दी ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बट दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी रिप्रेजेंट किया और अलग अलग उनको टास्क जो थे हमने उसके बारे में बात करी। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर शैलेश लखटकिया की, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर हुए थे 2020 में। और जैसे आपको मालूम है कि उस दौरान कोविड टाइम्स चल रहे थे, तो कोविड से हम पूरी दुनिया उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी। तो हमने जो बात करी है शुरुआत में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करी है। अब चूँकि हमारी कॉन्वर्जेसन काफ़ी लंबी थी तो हम इस चीज़ को पार्ट में रिलीज़ करना चाहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी है इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, कि हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या क्या रिलेशन हैं, दूसरे कंट्रीज़ ने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे साथ रेपो बिल्डिंग कैसे करी थी, वो उसको अब ख़राब करने के अटैम्प्ट्स जो कर रहे थे हमने उसको रिस्पॉन्स कैसे किया। फिर हमने मूविंग फॉरवर्ड बात करी ऑर्गन डोनेशन के बारे में। अब ऑर्गन डोनेशन क्यों, क्योंकि मिस्टर शैलेश रिटायरमेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हैं इस काम में, ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, उनके रिगार्डिंग जितने भी डायमेंशंस वो कवर कर रहे हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं ताकि ऑर्गन डोनेशन इंडिया का बढ़े और कहीं ना कहीं जो कमी आती है हम इन चीज़ों में वो कहीं ना कहीं घटे। तो हमने ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानने की कोशिश की कि नोटो क्या होता है, ऑर्बो क्या होता है, हमने क्या क्या फैसिलिटीज़ बनाई हुई ऑर्गन डोनेशन के बारे में, एसओपीज़ क्या होती हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन डोनेशन की, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप ये एपिसोड भी आपको एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसाइट देगा और हेल्प करेगा कि आप एक बेटर सिटीज़न बन पाएँ। तो लाइक ऑलवेज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमें अपने फीडबैक्स भी दीजिए। हम आपके कमेंट सारे पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो वेलकम टू द शो सर। शो का नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी और हम इस पे बात करते हैं जनरली उन फील्ड्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्पोकन नहीं है या स्पोकन है बट उतना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने दे दिया, बट फिर भी अगर आपको बताना हो कि आप कौन हैं तो क्या बताते हैं? जी, मेरा नाम शैलेश लखटकिया है और इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है अपने शो में और एक मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का, अपने काम के बारे में बताने का। ये मेरा सौभाग्य है। मैं भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हुआ निदेशक के स्तर पर और रिटायरमेंट मेरा हुआ था जुलाई 2020 में। उस टाइम आपको ज्ञात होगा कोरोना का दौर था, तो लगभग सारी गतिविधियाँ 1-2 साल के लिए रुक गई देश में क्या विदेश में। लेकिन जब पुनः हम लोग एक्टिव हुए तो मेरे को ये लगा कि मुझे अपना पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो कुछ ऐसे अच्छे कामों में लगानी चाहिए जिससे मुझे मन की शांति भी मिले और मेरे देशवासियों का भी भला हो। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे काम ढूंढने लगा कि जिसमें मुझे पैसे तो इतने नहीं थे मेरे पास सच बताऊं, लेकिन जो एक प्रबल इच्छा थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जो देशवासी जिस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका निवारण हो सके या कुछ हद तक उसमें हेल्प हो सके। हमारे देश में बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सफाई से ताल्लुक है, कोई औरतों को लेके है, कोई बच्चों को लेके है, कोई एजुकेशन पढ़ाई को लेके है, कोई हेल्थ को लेके है। बहुत से लोग बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सबको नमन करता हूँ कि जितने भी लोग इस काम में जुड़े हैं, चाहे स्वेच्छा से चाहे वैसे, और इसको कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है।
लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसी फील्ड बकाया रह गई है जहाँ पर हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है और शायद बहुत कम लोग लगे। इसीलिए मुझे ये बात की कहते हुए खुशी सी हो रही है कि मेरे एक जानकार थे, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप इससे जुड़ना चाहेंगे। तो मुझे ज़रा भी हिचक नहीं हुई ये कहने में कि हाँ ज़रूर। और फिर उन्होंने बताया ये तो अंगदान है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बारे में मैंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया और फिर धीरे धीरे कहानी चल पड़ी ऑर्गन डोनेशन के बारे में। ऑर्गन डोनेशन। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप और काफ़ी नीड है। मैं धीरे धीरे इस पे आगे मूविंग फॉरवर्ड मैं आंकड़े प्रेजेंट करूँगा इसमें कि कौन कौन सी क्या क्या, बट क्या मैं उससे पहले थोड़ा सा फॉरेन सर्विसेज के बारे में टच कर सकता हूँ आपका करियर? ठीक है। फॉरेन सर्विस में मैं रहा करीब 35 साल। देश में भी अपने विदेश मंत्रालय में भी सेवा की, विभिन्न विभागों में, और देश के बाहर भी हमारी जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनमें भी सेवा की है। मेरा पहला जो असाइनमेंट था वो लीबिया में था, जब कर्नल गद्दाफी थे वहाँ पे। काफ़ी मुश्किल समय था, परिवार में बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर भी हमने वहाँ हंसी खुशी करीब 3 साल गुजारे। और मन में ये रहता था कि सारे लोग अच्छी कंट्री की तरफ दौड़ते हैं, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मैं हमेशा कोशिश करता था किसी डिफ़िकल्ट जगह जाने की, कोई चैलेंज होना चाहिए। घूमना फिरना आराम सब ठीक है, लेकिन एक कुछ चैलेंज होता है। तो मैंने सोचा कि लीबिया तो अच्छा रहा ही है, इसके आगे भी कुछ देखा जाए। देखा कि लीबिया में कैसे एक ऑटोक्रेट या एक डिक्टेटर कैसे रूल करता है। इसलिए मेरी सेकंड पोस्टिंग मैंने ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे किर्गिस्तान मिला, जो कि यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जब यूएसएसआर एक यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और वो जब फेडरेशन टूट गया, तो ये अलग कंट्री बन गया। बहुत खूबसूरत कंट्री है, यहाँ मैं रहा। छोटा कंट्री है पर बहुत खूबसूरत, काफ़ी रमणीक स्थल में से करते हैं। कजाकिस्तान के पास है, ताजिकिस्तान के पास है, उज़्बेकिस्तान के पास है। तो ये एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है और वहाँ का एक अलग कल्चर है, जिसमें रशियन कल्चर भी है और वहाँ का लोकल कल्चर भी। वो एक कल्चर, नया एस्पेक्ट था जो देखने को मिला कि हाँ, ये भी कुछ अलग दुनिया है। जो लीबिया था वो मोस्टली अरेबिक वर्ल्ड टाइप था, ये था मोस्टली रशियन टाइप। तो यहाँ पे जानने को मिला कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो कई नई चीज़ें थी, ये कस्टम्स अलग थे, उनकी बातें अलग थी। तो ये हमें, मतलब मुझे, मेरे परिवार को एक अच्छा टाइम मिला कि नई चीज़ें सीख पाया, और मेरे परिवार आज भी बड़ा खुश होता है उन यादों को लेकर। वहाँ पर जो मैंने ये नोटिस किया कि रशिया के जब वो पार्ट था, तो रशिया ने उस कंट्री को डेवलप करने में, या उस जैसे और जो कंट्री हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, काफ़ी मेहनत करी उसमें। रशिया ने वहाँ स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनाई, हाईवेज बनाए, रेलवेज बनाए, फैक्ट्रियाँ सेटअप करी, थर्मल पावर प्लांट लगाए, हाउसिंग कॉलोनी सेटअप करी, पार्क्स बनाए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। कई सालों में जाकर वो डेवलपमेंट हो पाया, लेकिन उसके बाद वो टूट गए, तो वो अलग नेशन बन गए। लेकिन मुझे लगा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी शायद रशियन गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होगा कि वो उनके साथ रहें। कौन जान सकता भविष्य में क्या होगा। नहीं सर, इसमें मैं एक पढ़ रहा था, इसमें कहा जाता है जितना यूएसएसआर ने प्रोग्रेस किया डिफेंस में, इंफ्रा में, पावर में,
उनके डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उतना ये रशिया उभर नहीं रहा है, एक स्टैग्नेशन आ गया है। भले ही हम डिफेंस को उसको सुपर पावर मानते हैं, बट उतना जितना उन्होंने यूनिकनेस इतना उस टाइम लाए थे, वो इनोवेट करके टेक्नोलॉजी लाए थे, अभी वो इतना नहीं ला रहे। क्या ऐसा लगता है आपको? ये एक साइंटिफिक पार्ट है, इसका मुझे ज्ञान कम है, क्योंकि साइंस की जो प्रोग्रेस है वो कभी तेज़ और कभी कम गति पे होती है। ये रियली हर कंट्री में होता है, इसलिए हो सकता है कि उस समय ज़्यादा रही हो और बाद में कम हो गई हो। लेकिन रशियंस आज भी आप देख लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और बहुत सी टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे हैं, ऐसा नहीं है। उस समय क्योंकि एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, राजनीतिक मामला चल रहा है, वो अफगानिस्तान में भी गए, 10 साल उन्होंने वहाँ भी बिताए, तो काफ़ी उनका खर्चा भी हुआ है। तो इस वजह से कुछ एरियाज़ जो उनके इकॉनमी में होंगे वो सफ़र करे होंगे, ये नेचुरल है, किसी भी देश के साथ हो सकता है। ओके, आप IFS में कब आए थे? ये बात है 1987। 87 की। तो आपका रैंक क्या था उस टाइम, याद है आपको? नहीं, उस समय मैं नॉन गेजेटेड ऑफिसर था, फिर मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करा और उसके बाद डायरेक्टर लेवल क्लास 1 रिटायरमेंट हुआ। तो इसमें फॉरेन सर्विसेज के बारे में सुना है हमने, बट मुझे ये नहीं पता जो कार्डल सिस्टम होता है, तो कार्डल सिस्टम क्या होता है? क्या आपको कोई कंट्री दे देते हैं कि आप कंट्री में ही फिर सर्व करेंगे, जैसे हमें स्टेट्स मिलती हैं यहाँ पर दूसरी सर्विसेज में? हाँ, एक्चुअली क्या है कि फॉरेन सर्विस में जनरली फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को कोई लैंग्वेज सीखनी होती है। उसके लिए उनको किसी विशेष कंट्री में भेजा जाता है, जैसे कोई स्पेनिश सीखना चाहता है तो स्पेन जाएगा, अगर रशियन सीखनी चाहते हैं तो उनको मॉस्को भेजा जाएगा, कोई अरेबिक सीखना चाहता है तो वो इजिप्ट जाते हैं, कायरो जाते हैं। इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग अलग कंट्रीज है जो बेसिकली वहाँ की उस लैंग्वेज क्या ओरिजिन मानी जाती है कि हाँ वहाँ वो, जैसे जो स्पेन में बोली जाती है उसका एक अपभ्रंश जो है वो साउथ अमेरिका में बोला जाता है, सेम नहीं बोला जाता, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि जो रशियन है वो मॉस्को में पैदा हुई है और जो स्पेनिश है वो स्पेन में पैदा हुई है, इस तरह से मान के चलते हैं। तो इसीलिए ऑफिसर को उस जगह भेजा जाता है। लेकिन ये कुछ समय की बात होती है, जनरली मंत्रालय का एक आउटलुक ये भी होता है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी रीजन तक कन्फाइंड रहें, उनका लिमिट रहे, वो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में, कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी कंट्री में पोस्ट हो सकते हैं, किसी भी मीटिंग इम्पोर्टेंट फोरम में जा सकते हैं। तो ये सब उनको मतलब इंटरनेशनली डेवलप कराया जाता है ताकि वो जहाँ भी जाए कंफर्टेबली काम कर सकें। तो मतलब अगर आप पहली पोस्टिंग अगर आपको लीबिया मिली है तो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके वहाँ पर एम्बेसडर बन सकते हैं, उस लेवल तक राइज हो सकते हैं। हाँ, दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी आप रह सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोग कुछ एक टाइप ऑफ कंट्रीज में भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज में हैं। मेरी व्यक्तिगत ये एक कोशिश रही है हमेशा कि मैं हमेशा किसी डिफरेंट जगह पर जाऊँ, तो इसीलिए मैं लीबिया के बाद यानी नॉर्थ अफ्रीका के बाद जो था तो किर्गिस्तान गया, सेंट्रल एशिया, वहाँ का माहौल देखा, और उसके बाद में जो थर्ड पोस्टिंग हुई वो मेरी बहरीन में हुई, जो कि मिडिल ईस्ट है। उसका वो एक अलग मज़ा है, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा अरेबिक कल्चर के बारे में। तो IFS का आपके सबसे रोल क्या है? IFS फॉरेन सर्विसेज है, बट एक्चुअल में काम क्या होता है? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। ओके। जनरली विदेश सेवा जो पब्लिक के दिमाग में है शायद ये है कि पासपोर्ट इशू करना है या वीज़ा इशू करना है, इसके अलावा काम नहीं। एक्चुअली जो वीज़ा के सर्विसेज हैं वो बेसिकली वर्क MHA का होता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का, जिसको हम परफॉर्म करते हैं उनके बिहाफ पे, और रेगुलेशंस वगैरह उनके ही होते हैं।
तो वो बेसिकली हमारा काम एक तरीके से हैवी और नहीं भी है। जो प्राइमरी काम है विदेश सेवा का वो है पॉलिटिकल, यानी राजनयिक के रूप में। तो इंडिया ने करीब 200 से ज़्यादा जगह अपनी एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स खोले हैं, जहाँ पर हमारे पर्सनल डिप्लॉयड हैं अलग अलग कैपेसिटीज़ में, और हम वो काम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही छाए हुए हैं। मेरे ख्याल में इतने सारे मिशन या इतने सारे कॉन्सुलेट शायद ही किसी और कंट्री के पास होंगे, इंग्लैंड या अमेरिका के अलावा। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या फ़र्क होता है? एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट। ओके। जहाँ पर कॉमनवेल्थ नेशंस, जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज हैं और जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, वहाँ पर हाई कमीशन होता है। जैसे ढाका में और लंदन में वो है इंडियन हाई कमीशन, या वहाँ का जो सबसे उच्च अधिकारी है वो हाई कमिश्नर जनरल। ऐसे ही ब्रिटेन का जो इंडिया में है वो हाई कमिश्नर। लेकिन जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है वहाँ पर एम्बेसी होती है। ये हाई कमीशन और एम्बेसी जनरली बोले जाते हैं उस देश की कैपिटल सिटी है। ओके। तो अमेरिका में वाशिंगटन में हमारी एम्बेसी, इस तरह जापान में टोक्यो में एम्बेसी। अब होता ये कि जो एम्बेसी होती है वो कितने एरिया का काम संभाल सकती है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैन पावर की लिमिटेशन तो रहती है। और इंडियन डायस्पोरा जैसे आप जानते हैं कि दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, तो काम भी उस हिसाब से बढ़ता रहता है, क्योंकि लोग आते हैं पासपोर्ट सेवा के लिए और अन्य सेवाओं के लिए, किसी को अटेस्टेशन चाहिए तो डॉक्यूमेंट का, किसी पावर अटॉर्नी करनी है वगैरह वगैरह, तो वो सेवा देने के लिए हमें उसी अनुरूप में मैन पावर चाहिए। जब लगता है कि ये एम्बेसी उतना ये कवर नहीं कर पाएगी, तो एक और सिटी में जहाँ पर भी हमारा डायस्पोरा है और काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे हम कॉन्सुलेट खोलते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जो दिल्ली में है वो अमेरिकन एम्बेसी है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी के कॉन्सुलेट जो खुले हैं वो हैदराबाद, बॉम्बे वगैरह, चेन्नई वगैरह, यहाँ। ओके। तो ये सब ऑफिस होती है कॉन्सुलेट। तो बेसिकली काम का बंटवारा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज जो है वो एम्बेसी होती है, एम्बेसडर जो है वो रहता है। कॉन्सुलेट जो चीफ होता है वो कॉन्सुल जनरल है। कि जो डिफरेंट रैंक्स अगर आपको बताना आईएफएस का, मुझे डायरेक्टर पता है, एम्बेसडर पता है, बट अगर आईएफएस की शुरुआत होती है तो कोई अगर बताना तो क्या क्या रैंक्स होती हैं? देखिए रैंक्स तो शुरुआत हो जाती है क्लर्क से, लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क, फिर असिस्टेंट, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं साथ में। तो फिर फॉरेन सेक्रेटरी टॉप में होता है। इस समय जैसे आपके कॉर्पोरा जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो इस तरह की डिफरेंट रैंक्स होती हैं। लेकिन जो डिप्लोमेटिक रैंक है वो हमारे फॉरेन सर्विस में सेक्शन ऑफिसर लेवल से स्टार्ट हुई। अन्य मिनिस्ट्रीज में डिप्लोमेटिक रैंक दी जाती है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी है ना। आप वाइट पासपोर्ट होल्डर थे ना? हाँ, वाइट पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं, वाइट पासपोर्ट होल्डर इज ऑफिशियल पासपोर्ट। पासपोर्ट की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है ब्लू पासपोर्ट, जो कि हर भारतीय नागरिक को मिल सकता है, और एक होता है ऑफिशियल वाइट पासपोर्ट, ऑफिशियल होता है, वो नॉन डिप्लोमेट्स के लिए होता है। लेकिन जो रेड पासपोर्ट से कहते हैं, एक्चुअली वो रेड तो नहीं होता है, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हाँ। हालांकि मैंने ऐसे कंट्रीज के पासपोर्ट भी देखे हैं जो बिल्कुल डीप रेड कलर के, मतलब स्ट्राइकिंग रेड, लेकिन हमारे पासपोर्ट जनरली ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ पासपोर्ट चलते हैं। तो अब जैसे मेरा एज अ सिटीज़न मेरा ये देखना है कि
जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो जनरली IAS भी है वो करते हैं कि हाँ वो सजेस्ट करते हैं कि भी ये होना चाहिए। जैसे कोविड टाइम्स में हमने देखा कि ये चेंजेस करने हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं और करते हैं। क्या ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ जो डिप्लोमेट्स होते हैं या IFS भी होती है वो वहाँ पर बैठ के बाहर दूसरे नेशन पे बैठ के फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं, या ये कैपिटल से ही होता है कि आपको इम्प्लीमेंट करवाना है ये? देखिए बहुत सारी पॉलिसी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली में जो साउथ ब्लॉक में वहाँ ये सब चीज़ें पॉलिसी मैटर्स है। पॉलिसी मैटर्स कभी कभी मिनिस्ट्री अपने आप से करती है, लेकिन कई बार मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट करती है। जैसे होम मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या कोविड टाइम से हमने देखा कि फ्लाइट्स ऑपरेट करनी थी रेस्क्यू के लिए, या अभी यूक्रेन में जैसे स्टूडेंट्स को लाए थे, तो उस टाइम पर हमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ज़रूरत थी। तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करा ताकि वो फ्लाइट स्पेशल, क्योंकि उनकी परमिशंस वगैरह वो मिनिस्ट्री ही बेटर हैंडल कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री का काम होता है कि उनका कोऑर्डिनेट करो और बाहर जो डायस्पोरा है उनकी मदद करो, उसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री काम करती है। एक अच्छा उदाहरण अभी यूक्रेन का ही था, तो जनरल VK सिंह, आपने नाम सुना होगा, स्टेट मिनिस्टर थे विदेश मंत्रालय में, लेकिन जिस समय यूक्रेन की प्रॉब्लम आई उसमें वो विदेश मंत्रालय में नहीं, बावजूद इसके उनको बुलाया गया और इस स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ध्यान देना है, और वो उसमें लग गए क्योंकि तो इसकी बैकग्राउंड नॉलेज थी कि कैसे हमारे एम्बेसी वगैरह काम करती है। और फिर उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में थे, तो वो कोई डबल बेनिफिट हो गया कि उन्होंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। तो आपको लगता है कि सोशल सर्विस, जो हम सिविल सर्विस और सोशल सर्विस को एक तरह से भी देखते हैं कई बार, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं सोसाइटी में जाएंगे तो अपार्ट फ्रॉम देयर सर्विस वो काफ़ी और चीज़ें करते हैं और करवा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हो जाती है, वो उनका एरिया ऑफ सर्विस बढ़ जाता है। तो जब आप उधर जाते हैं फॉरेन लैंड में, तो आपको उधर भी ऐसा मौका मिलता है सोशल सर्विस में इंडल्ज होने का, करवाने का? सोशल सर्विस एक ब्रॉड कंसेप्ट है, कई लोग उसे डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। कई लोग सोचते हैं हम किसी फंक्शन में हुआ है सोशल सर्विस हो गई, या किसी इवेंट में हुआ है सोशल सर्विस हो गई। नहीं, आपका जो मेन दायरा है उसमें आपका इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइमरीली हमें उनको वॉच करना है कि उनको हम किस तरह से आराम दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आती है तो वो पहले आपके पास आएंगे। छोटा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अटलांटा में था USA में, तो 6 स्टेट्स कवर करते थे, इसके अलावा प्यूर्टो रिको भी था और US वर्जिन आइलैंड भी था। तो हरिकेन आया था फ्लोरिडा में, और उस टाइम पर काफ़ी लोगों का घर, क्योंकि घर वहाँ पे लकड़ी और प्लास्टिक के बनते हैं अमेरिका में बहुत सारे घर, तो वो हरिकेन में उड़ गए, बर्बाद हो गए, लोगों की गाड़ियाँ टूट गई। हरिकेन तो है बहुत पावरफुल चीज़, और उस एरिया में आता रहता है, वैसे थोड़ा कुछ हरिकेन प्रोन है। उस टाइम पर जो लोग उनके घर वाले थे इंडिया में, वो बहुत चिंतित कि पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, और वैसी वर्षा भी कि यहाँ वाले लोग शायद कांटेक्ट नहीं कर पाए थे इंडिया में, उनकी कम्युनिकेशन भी गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर एम्बेसी इंटरवीन करती है, और करना चाहिए भी, हमने करा भी, तो इससे एक बहुत बड़ा एक ब्रिज कनेक्ट हो जाता है, और काफ़ी लोगों को मुझे एक्चुअली ये गर्व होता है, कहते हुए कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ अप्रिशिएट भी करी कि किस तरह से उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई। किसी का फ़ोन आता रात के 2 बजे, मेरा भाई से बात नहीं हो पा रही है पिछले 1 दिन से 2 दिन से, तो हम किसी एसोसिएशन के थ्रू, किसी लोकल पर्सन के थ्रू कॉन्टैक्ट करके ढूंढ लिया, बता दिया उनको 5-6 घंटे के अंदर आपका भाई सुरक्षित है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या आई थी बनी, तो उनको बड़ा एक सुकून मिलता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके एंड इन गुड हैंड्स। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका भी अरेंजमेंट होता है, यानी एक हरिकेन आने वाला था तो इवैक्यूएशन भी हुआ US के अंदर। बहुत सारी फैमिलीज फ्लोरिडा से
ड्राइव करके ऐसी एरिया में आए, सेफ एरिया में जहाँ पे ना हो। तो वहाँ पर हम लोग गए और हम लोगों ने बहुत सारे होटल्स जो हैं वो इंडियंस के हैं। तो हमसे कहा कि भाई यहाँ पे लोग रुकेंगे, और एसोसिएशंस हैं जिनके पास बड़े बड़े हॉल्स वगैरह मौजूद हैं। तो हमने कहा हमारे इंडियंस आ रहे हैं, वो लोग यहाँ बोले जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम पड़ जाए। और तो बहुत से लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं, जब जैसी आती है वो कहते हैं सब हम खाना हमारी तरफ से होता है। कोई ड्रिंकिंग वाटर के पैकेट्स ले आते हैं, कोई बिस्किट्स ले आते हैं, बेडिंग्स मतलब मैट्रेसेस ले आते हैं, बहुत सी चीज़ें मतलब लोग विलिंगली प्रोवाइड करते हैं। ऐसा भी मुसीबत में लोग काम भी आते हैं। जब भी ऐसे मौके पड़े तो हमारे इंडियन डायस्पोरा हमारे साथ आया, हमारी अपील पे, और उन्होंने बहुत लोगों की बहुत मदद करी। मुझे याद है हरिकेन था, बहुत से लोग आ गए थे एक जगह एक हॉल में, वहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे था, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट करता था। मतलब हरिकेन चल रहा था कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। तो वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मज़ा आया उसमें भी, और लोग खुश भी हुए, उनको एंटरटेन भी रखा इसी तरह, ताकि बोरियत महसूस ना हो या कोई घबराहट महसूस ना हो। तो खाने पीने का, डॉक्टर्स आ जाते हैं, हमारे इंडियन डॉक्टर्स बहुत हैं बाहर, वो आ जाते हैं कि भाई कोई किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए हो, किसी किस्म की दवाई चाहिए हो या कोई उपचार चाहिए, तो डॉक्टर्स आते हैं विलेजली। इंडियन डॉक्टर्स वे आर वेरी कैपेबल, बहुत होशियार हैं, तो वो आके हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। हम शायद साधारण ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में सब देखते नहीं हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है उस समय एक हो जाते हैं। बस ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे देशवासियों की। बिल्कुल बिल्कुल। इससे सोशल सर्विस का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एलसे की मिस्टर शैलेश लिटाकिया डे 15 अगस्त 2020 को डिक्लेयर किया गया था, तो ये क्या स्टोरी थी? जी हाँ, ये एक छोटी सी कहानी है, मुझे इसका कुछ पता भी नहीं कि ये कैसे हुआ। जब ऐसी बातें हुई तो मेरा टेलीफोन नंबर फ्लैश कर दिया गया था, मेरा और मेरे साथी थे उनका, तो क्या आप कोई किसी को इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। कहना आसान है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉल्स आई वो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन हम भी तैयार थे कि भाई आने दो, चाहे दिन में 2000 कॉल हैं तब भी तैयार हैं। तो खाना पीना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जब खाते भी रहते थे तो कॉल अटेंड करते रहते थे कि हाँ ये है वो है, किससे बात करनी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर रहते थे वगैरह। क्योंकि यूएस में देखिए, यूएस एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया से शायद 2 या 3 गुना बड़ा है उसके साइज में, तो बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। और जब भी हरिकेन आता है तो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं टूट जाती हैं, तार बिजली के टूट जाते हैं, तो कम्युनिकेशन सफ़र करने लगता है। इसमें इसे कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो इमरजेंसी में रेस्टोर तो करते हैं, लेकिन थोड़ा इतनी फटाफट नहीं हो सकता जब तक कि हरिकेन कम ना हो जाएगी। हमने भी वैसे ही वो करा काम। जो कम्युनिटी थी फ्लोरिडा में, पता नहीं उनको ऐसा शायद लगा कि बहुत बड़ी हेल्प हुई कॉन्सुलेट से, और फिर उन्होंने मेरा नाम देखा तो वहाँ पे एक सिटी है, कूपर सिटी, तो वहाँ पे वो के मेयर के पास गए, को बताया मेरे बारे में, तो मेयर बोला कि दैट्स अ वंडरफुल थिंग, सो दैट्स ऑनर हिम। सो जो मुझे बाद में मालूम पड़ा ऐसा। तो मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि मैं एक्चुअली रिटायर हुआ 31 जुलाई को, और तभी मैं छुट्टी देता मैं थोड़ा दिन रहूँगा। मैं कहा मैं जगह घूमनी थी, बात कुछ घूम पाया, कुछ नहीं घूम पाया। मुझे कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो बोले कि आप, मेरे फ्रेंड बोले कि आप आ जाइए इधर और आपको मेयर से मिलना है। मैंने कहा ठीक है, कहाँ मिलना है? बोले कि वहाँ मिलना है आपको सिटी में, वहाँ पर एक सिटी एक जगह है जहाँ पे गांधी जी की स्टैचू लगी है। वो स्टैचू का जो मुझे बताया, जो इनाग्रेशन जो था, अनावरण जो था, वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने किया। तो बोले वहाँ आइए, वहाँ मिलते हैं।
वहाँ गए तो उस समय भी कोविड के रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे और मैं पहुंचा तो कुछ सेलेक्ट लोग वहाँ पे थे, मेयर थे, कुछ ऑफिस के लोग थे, ग्रेग रॉसन का नाम है मेयर का, इंडिया के अच्छे दोस्त हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई सिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि 15 अगस्त 2020 जो है वो आपके नाम का डे डिक्लेयर करा जाए। मैंने कहा एक बड़ी सौभाग्य की बात है और मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा भी कुछ मिलेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद ही किसी भारतीय राजनयिक को ये सम्मानित किया गया उस तरह, और वो भी गांधी जी की मूर्ति के सामने। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया और उस समय वो रूल था ना कि 3 फीट दूर रहना, यानी 1 मीटर डिस्टेंस। तो 1 मीटर वो रहे, 1 मीटर हम गए और वो सर्टिफिकेट ऐसे खींच के करके पकड़ाया मुझे दूरी बनाते हुए। तो थोड़ा क्लासिक सीन था। तो सर्टिफिकेट कैसे पकड़ा, स्टिक वगैरह से? नहीं, एक एंड उन्होंने पकड़ा था, कोना छोटा हमने पकड़ा था ऐसे करके। तो इस तरह से मगर मेरी शायद ज़िंदगी का एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। मुझे लगा कि हाँ, कम्युनिटी सर्विस लोग देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, लोगों को करना चाहिए और करेंगे तो आप चाहे कहीं या ना कहीं, कहीं ना कहीं आपको उसका सम्मान मिलेगा। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता तब भी मैं बहुत खुश था। चलो कोई बात नहीं, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं।